हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी आज सुबह की क्लास मिलेगी आपको 7:15 बजे और शाम को क्लास मिलेगी शाम 7:30 बजे। आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, सुनील कुमार सर्च कीजिएगा और आप लोग मेरी क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप उसमें भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार आईक्यू। चलिए जाते हैं आगे और आज का पहला सवाल क्या होगा। किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? तो बहुत बहुत प्यारा सवाल है और आप और हम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये देश है हमारा ही देश, यानी कि प्यारा भारत। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे प्यारे भारत ने 17 नवंबर 2021 को जो संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनेस्को का जो चुनाव हुआ था 2021 से 25 का कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया। ये बड़ी गजब की बात हुई है। सर जीता तो है लेकिन कितने के वोटों से जीता है? तो वोट है भैया 164 वोटों से जीता है, ये भी याद रखना है। और यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। इसे सामान्य सम्मेलन के द्वारा ही चुना जाता है। अब आपके मन में आया यूनेस्को के बारे में जानना, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस। ठीक है। अच्छा सर, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। अच्छा, इस यूनेस्को के हेड का नाम यानी कि डायरेक्टर जनरल का नाम, डीजी का नाम क्या है? ऑद्रे ऑजेले है, याद रखना। इसका एब्रीवेशन तो यूनेस्को है ही। सर इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा सर, मेरे मन में एक बड़ा गजब का कंफ्यूजन आया कि यूके क्या है। कई बार आप ब्रिटेन बताते हैं, कई बार आप यूके बताते हैं, ये थोड़ा सा क्या है बता दो। तो देखो, एक आप लोगों ने कभी स्कॉटलैंड सुना होगा, सुना है? पक्का सुना है सर। एक आप लोगों ने क्या सुना है? एक आप लोगों ने इंग्लैंड सुना है, पक्का सुना है। एक आप लोगों ने वेल्स सुना है, पक्का सुना है। सर इन तीनों को अगर आप मिला दो, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, तो भैया ये तीनों बन जाएंगे ब्रिटेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ब्रिटेन। ठीक है सर, समझ आ गया। फिर यूके बताओ क्या है भाई? इन ब्रिटेन के साथ में अगर आप नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका यूके बन जाएगा। समझ में आई बात? पक्का समझ में आई सर। आगे बढ़ जाओ फिर। सर यूनेस्को के फाउंडर कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया है, यूएस है, फ्रांस है, ब्राजील है, चाइना है और मैक्सिको है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन। सर यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है, याद रखना। और यूएन के अध्यक्ष का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। और ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा ही रहेगा। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग और आज का दूसरा सवाल पढ़ते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल भी है अपने आप में। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिएगा, इस सवाल का आंसर बताऊं उससे पहले आप लोगों को एक वोकैब बता देता हूं। मरने के बाद जिस व्यक्ति को अवार्ड मिलता है उसको इंग्लिश में आप पोस्टहुमसली के नाम से पुकारते हैं। और ये वर्ड वोकैब वाला कई बैंकिंग एग्जाम में टच हुआ है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। पोस्टहुमसली जरूर याद रखिएगा। मरने के बाद जिस भी व्यक्ति को किसी भी अवार्ड से सम्मानित करते हैं तो उसे आप पोस्टहुमसली इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी तो चलो मरणोपरांत है ही। अब बात करते हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 16 नवंबर 2021 को कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है जी पुनीत राजकुमार, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा।
श्रद्धांजलि है पुनीत राजकुमार को। इनका जन्म हुआ था 17 मार्च और 1975 को, और इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है 29 अक्टूबर 2021 को। कर्नाटक सरकार ने इन्हें मरने के बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। और पुनीत जो राजकुमार है, ये ऐसे वाला अवार्ड पाने वाले 10वें शख्स होंगे कर्नाटक के, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है ना, ऐसे ऐसे कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है कर्नाटक रत्न है। अभी तक ये सम्मान केवल 9 ही लोगों को मिला, 10वें व्यक्ति ये हो जाएंगे। आखिरी बार कब मिला था सर, ये भी बता दो। तो भैया आखिरी बार मिला था साल 2009 में। सर किसे मिला था? डॉक्टर वीरेंद्र नाम है इनका, डॉक्टर वीरेंद्र, ठीक है ना, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, इनको मिला था आखिरी बार। ठीक है सर, किस लिए मिला था? समाज सेवा के लिए मिला था वीरेंद्र हेगड़े को। अच्छा, पुनीत राजकुमार जो है ना, इनका निधन हुआ तो है सर, लेकिन किस वजह से हुआ है? कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुआ है। क्या कमेंट में बता सकते हो आप ये कार्डिक अरेस्ट होता क्या है? साइंस की टर्म है, लेकिन जरूर बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूं कर्नाटक के बारे में। चलिए कर्नाटक ले चलते हैं आपको। ये रहा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की स्थापना कब हुई गुरुजी? कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। सर आप और हम हरियाणा में राज्य में रह रहे हैं, तो हरियाणा की स्थापना भी 1 नवंबर को हुई थी। हाँ तारीख तो ठीक है, लेकिन साल बदला हुआ है। ठीक 10 साल बाद यानी कि 1966 में हुई थी अपने हरियाणा की स्थापना। तो गवर्नर में बहुत इंटरेस्टिंग बात है गुरुजी। इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है भाई? गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। नाम इंटरेस्टिंग है? नहीं नहीं नहीं, इनका पद इंटरेस्टिंग है। कैसे सर? देखो 8 जुलाई की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं। 8 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति जी ने 8 राज्यों के राज्यपाल के नियुक्ति की थी, नए राज्यपालों के नामों की नियुक्ति की थी। उस टाइम पे थावरचंद गहलोत भारत में जो है वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। सामाजिक न्याय मंत्रालय इन्हीं के पास में था। मतलब भैया आज मंत्री है और कल बदल के हो गए हैं, ये क्या गवर्नर हो गए हैं। तो ये इनकी बात इंटरेस्टिंग है, मतलब रिसेंटली बने हैं इसी साल के अंदर। कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु को आप लोग सिलिकॉन सिटी कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा करते हैं। और आप इसरो का हेडक्वार्टर लेके बैठे हैं बेंगलुरु कैपिटल, ये भी याद रखना आप लोग। चीफ मिनिस्टर क्या है? बसवराज बोम्मई है। और पॉपुलेशन यहाँ की 6.41 करोड़ है। कर्नाटक अपने लिए फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की फसल होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये भी है। यहाँ पे एक मंगलुरु पोर्ट भी है, बेंगलुरु नहीं मंगलुरु, जहाँ पे उधर ईरान साइड में आपका लोहे का व्यापार किया जाता है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल क्या होगा जी? केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आप लोग ईडी कहा करते हैं, ठीक है ना, ईडी जो है इसके निदेशक है संजय कुमार मिश्रा, और इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? एनफोर्समेंट जो आपका डेकोरेट डिपार्टमेंट है यानी कि ईडी है, इसके डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा। इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? सीधा सा सवाल है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बात है नहीं। इनका कार्यकाल आने वाले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है संजय कुमार का, ठीक है ना। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 18 नवंबर 2022 तक जो है ना इनका कार्यकाल रहेगा। आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा आरएस कैडर के हैं ये, 1984 बैच के अधिकारी हैं संजय कुमार मिश्रा, और इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2021 को समाप्त होना था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। सर ईडी के बारे में बता दो। ईडी के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी एजेंसी है जो इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल या जो एनफोर्सिंग इकोनॉमी लॉज होते हैं ना, उनके बारे में, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से जो आपके इकोनॉमिक लॉज है या फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम वगैरह हो रहा है, उनको देखने के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो आपका गड़बड़ घोटाला वगैरह है, उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक प्रकार की संस्था है। इसके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव है संजय कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। और इसकी पेरेंट एजेंसी का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आती है ये, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन तो ईडी है ही है, ठीक है। और लीगल जो आपका अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट एजेंसी के अंतर्गत ही आती है ये, तो ये याद करना, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू जो आपका डिपार्टमेंट है उसी का ही पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है।
और ये काम तो इसका यही होता है कि फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया, उसी के साथ में जो है ना भारत की इकोनॉमी वगैरह से ही लेन देन या उसमें कहीं गड़बड़ घोटाला है, इकोनॉमी को देखना, पूरा उसी से रिलेटेड ही ये इसका काम है आपका। चलिए अगले सवाल को जाते हैं हम लोग। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो है वो 6,466 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के अंदर 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए 6466 करोड़ रुपए या यूं कहिएगा 6,466 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अच्छा सर, ये डिपार्टमेंट जो आता है भाई सबसे ज़्यादा पिछड़ों के बारे में बात करते हैं या ऐसे ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ये अश्विनी वैष्णव संभालते हैं, केंद्रीय मंत्री। अब आप पूछोगे सर ये कौन कौन से राज्य हैं, तो बता देते हैं, चलिए आपको यहाँ ले चलते हैं। ओडिशा, सबसे ज़्यादा ओडिशा के गांव हैं, 3933 गांवों को शामिल किया है इसमें। आंध्र प्रदेश है 2 नंबर, 1218 गांवों को इसमें शामिल कर लिया। तीसरा आता है जी हमारा झारखंड आता है, जिसके 827 गांवों को शामिल किया गया। चौथा हमारा छत्तीसगढ़ आता है, जिसके 629 गांव को शामिल किया। और 5वां हमारा आता है महाराष्ट्र, जिसके 610 गांवों को जो है ना शामिल किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा चलिए आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कुछ हम लोग क्या कि ओडिशा जो है ना, ओडिशा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है और वो भारत में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले मुख्यमंत्री है। 80% से ज़्यादा, सबसे कम तो हरियाणा वाले ही हैं, ठीक है, केवल 3-4% ही पसंद करते हैं उनको। तो आगे जाते हैं। तो निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया सौरव गांगुली को, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा, सौरव गांगुली। अच्छे से जानते होंगे आप लोग, बहुत पुरानी फोटो है लेकिन आप लोग इन्हें जानते होंगे, कई बार मैच खेलते भी देखा होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ऑलरेडी सौरव गांगुली। इनको 17 नवंबर 2021 को आईसीसी मेल क्रिकेट जो आपकी सिलेक्शन टीम है या समिति है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति है, इसका चेयरमैन बना दिया है। और ये फैसला कहां लिया गया? दुबई के अंदर लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठक में लिया गया। गांगुली इस समिति के पहले जो मतलब ना पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल थे ऑलरेडी, लेकिन इन्हें अब वहीं से ही प्रमोट किया गया है। सौरव गांगुली अपने पूर्व साथी और भारत के कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेने वाले हैं, और जो अपने 9 साल के कार्यकाल के बाद में इस पद को वो छोड़ रहे हैं। बात आपको करनी है सौरव गांगुली से थोड़ी सी। तो सौरव गांगुली का जन्म जो है वो 8 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है ना, कोलकाता से संबंधित है ये। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इनके निकनेम है, जैसे बंगाल टाइगर के नाम से इनको पुकारते हैं, दादा के नाम से इनको पुकारते हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता भी इन्हें कहते हैं, द गॉड ऑफ द ऑफ साइड भी इन्हें कहा करते हैं, द महाराजा कहते हैं इन्हें, द वॉरियर प्रिंस कहते हैं। ये कई सारे आपके जो है ना याद करने वाले पॉइंट हैं, एग्जाम में आपको कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आप आईसीसी के बारे में बात करो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का पूरा नाम है। चेयरपर्सन का नाम ग्रेग बार्कले है। सीईओ का नाम जो है ना इसका क्या है? सीईओ का नाम है जेफ एल्ड्रिस। एक्चुअली मनु सहानी थे, अब इंतरिम ये हैं, याद रखना आप लोग। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? दुबई के अंदर है, जो कि यूएई में पड़ता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसकी एब्रीवेशन तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना, आईसीसी है ही। वेस्ट बंगाल की बात करें तो अगला सवाल वेस्ट बंगाल से ही है हमारा। कोलकाता से सौरव गांगुली थे ही, और ये वेस्ट बंगाल का सवाल है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने एक योजना की शुरुआत की है, इसका नाम है द्वारे राशन योजना, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने हाल ही में द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत होने क्या वाला है सर? राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों को घर घर जाके राशन की डिलीवरी करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी घोषणा की कि राशन डीलर जो है वो घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। इसके लिए डीलरों को पश्चिम बंगाल सरकार आर्थिक सहायता करेगी, जहां 2 राशन कर्मचारियों की आधी तनख्वाह राज्य सरकार जो है ना वो देने वाली है।
तो मतलब सीधा सी बात आप समझ ही गए होंगे कि जैसे एग्जाम्पल से हमारे गली में कूड़े वाला आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि घर का डस्टबिन उठा के वो लेके जाएगा, वो गली में आके खड़ा हो जाएगा और कूड़े वाला आया, भैया कचरा बाहर निकाल, है ना, तो आप जाते हो और डस्टबिन खाली करके आ जाते हो। बस कुछ ऐसा ही है, राशन लेके गली के अंदर गाड़ी आएगी और आपको जाना है और वहाँ से राशन लेके आ जाना है, बस इतनी सी बात है। पश्चिम बंगाल की बात करो, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पड़ता है, याद रखना है आपको ये भी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। एरिया 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बंगाल का दुख कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है ना, दामोदर नदी को, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। और यही पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोग, जो कि झारखंड में पड़ता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, जिसको आप सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसमें काल बैसाखी नाम की एक बारिश भी होती है, ठीक है। अगला सवाल, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस पायदान पे पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 82, यानी कि 82वें स्थान पे पहुंच गया है भारत। भाई रिश्वतखोरी की बात कर रहे हो आप, भारत 44 अंकों के साथ पिछले साल 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 82वें स्थान पे आया है पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो, ठीक है ना। मतलब 5 अंकों की गिरावट आई है। 45 अंकों के साथ पिछली बार ये 77 नंबर पे था। इस लिस्ट में टोटल 194 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इस साल के आंकड़ों के अनुसार बात करें आप लोग तो उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला, इरिट्रिया, ये सबसे ज्यादा रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। अच्छा सर आप बताओ सबसे कम रिश्वत? भाई डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे रिश्वत की बात ही नहीं करते। लेकिन आप इंडिया की बात कर रहे हो तो 82 नंबर है, सबसे ज्यादा रिश्वत की बात कर रहे हो आप। उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया यहाँ पे, और सबसे कम की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यहाँ पे सबसे कम की बात आती है। चलिए एक और सवाल की बात करते हैं, आज के सेशन का आखिरी सवाल। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये कब मनाते हो आप? ये भाई हम मनाते हैं 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सीधी सी बात है जो आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है ना हम 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इसे 1995 में जो है ना सहिष्णुता के लिए वर्ष घोषित किया था। बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि जो टॉलरेंस हो रही है, टॉलरेंस के कारण जो खतरे पैदा हो रहे हैं उसके प्रति थोड़ी जागरूकता रखना और धीरे धीरे टॉलरेंस को जो है ना खत्म, मतलब इनटॉलरेंस को खत्म करना कहिएगा आप लोग। इनटॉलरेंस के कारण ही खतरे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे भी करके जो है ना वो आप पे कहिए अत्याचार ना हो, अत्याचार को खत्म करना इसका उद्देश्य है, यूं सहिएगा आप लोग। असहिष्णुता के खतरे हैं आप ये कह दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ में इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? रशिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फीडबैक आपका ये होगा कि मुझे कंटिन्यू रखना है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टार IQ के पार्ट जरूर बनना। धन्यवाद।